Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. Good evening Good to all. evening. So, after finishing trigonometry, the next topic comes applications of trigonometry. भाई हम कोई भी चीज सीखें, अगर उसका कोई एप्लीकेशन ही ना हो तो उसको सीखने का क्या फायदा। एप्लीकेशन समझते हो? एप्लीकेशन मीन्स उसका यूज, कहाँ पे वो अप्लाई होगा, इसका उपयोग क्या है ना। ट्रिगोनोमेट्री हमने सीखी तो इसका उपयोग क्या है, कब काम आएगी हमको ये ट्रिगोनोमेट्री, क्या काम आती भी है या नहीं आती, है ना, वो सारी बातें। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम चैप्टर नंबर 9 में कवर करेंगे। चैप्टर 8 एंड 9 एक ही सेट का चैप्टर माना जाता है, मतलब दोनों एक ही चैप्टर, एक ही सेट के चैप्टर माने जाते हैं, अलग अलग नहीं माने जाते। कुछ टाइम तक तो ये साथ में भी आते थे, अभी अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा इस चैप्टर में, इस चैप्टर में बस बेसिकली बात ये है कि जो भी हमने सीखा है अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, अब हम उसको अप्लाई करेंगे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ्स में, या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स अभी आपको दिए जाएंगे जहां पर हम उस ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई करके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, शुरू करें? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा ऐसा कोई नोट्स जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं जो मैं आपको लिखवाऊं, तो हम सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे। उससे पहले एक बार देखो, हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट का मतलब हमेशा याद रखना, जो कि जमीन से 90 डिग्री पर खड़ा हो वो हाइट है। क्लियर है? जमीन से जो 90 डिग्री पे बिल्कुल वर्टिकल खड़ा है वही हाइट है, वो क्या है? हाइट है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो Yes. यहाँ पे हाइट हमेशा आएगी। इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में हाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमेशा हर एक क्वेश्चन में, तो 90 डिग्री से जो भी खड़ा होगा वो क्या होगा? हाइट होगी। अब आप देखो, एक सिचुएशन देता हूं मैं आपके सामने आपको समझाने के लिए कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, इसको भूल जाओ। सपोज करो ये एक टावर है। क्या है ये? टावर। और यहाँ पे सोनाक्षी खड़ी है, यहाँ पे सोनाक्षी खड़ी है और ये एक टावर है। तो सोनाक्षी को पता है, सोनाक्षी को पता है कि टावर के टॉप से, जैसे सोनाक्षी टावर के टॉप को देख रही है, टॉप पॉइंट को देख रही है, तो सोनाक्षी की आंखों का और टावर के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो मान लो फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, वो सोनाक्षी को पता है। ठीक है, वो सोनाक्षी को पता है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और सोनाक्षी को यह भी पता है कि टावर के बेस से लेकर सोनाक्षी तक की जो डिस्टेंस है वो है मान लो 100 मीटर। तो केवल इस 30 डिग्री और इस 100 मीटर, इन दो इंफॉर्मेशन की मदद से सोनाक्षी ये पता लगा सकती है कि टावर की हाइट कितनी है। ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री यूज होगी कि अगर सोनाक्षी को केवल दो चीज दे दी जाए कि सोनाक्षी आपके आईज और टावर के टॉप में 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, और आप टावर से 100 मीटर दूर खड़े हो, तो आपसे पूछा जाए कि अब आप मुझे टावर की हाइट बताएं। ठीक है, तो टावर की हाइट सोनाक्षी बता सकती है किसकी मदद से? किसकी मदद से बता सकती है? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। या फिर हाइट पता है और एंगल पता है तो डिस्टेंस बता सकती है कि कितनी दूर है, या फिर डिस्टेंस पता है और हाइट पता है तो एंगल बता सकती है कि कितने डिग्री। मतलब इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वी कैन फाइंड आउट इजीली विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और यही का यही काम हम इस पूरी एक्सरसाइज में बार बार हर एक क्वेश्चन में करने वाले। तो थोड़ा सा फील मिल गया कि हम क्या करने वाले हैं? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब दूसरी तरीके से, दूसरी अप्रोच से इसको देखो। मुझे एक चीज बताओ बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। सबको पता है किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में, हमने 8 चैप्टर में भी किया कि अगर कोई भी दो साइड्स गिवन है, जैसे ये ए बी सी, अगर ए बी, बी सी एंड ए सी में से कोई भी एनी 2 साइड्स आर गिवन, तो हम तीसरी साइड पता लगा सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी एंड बी सी गिवन है तो ए सी पता लगा लेंगे, ए सी एंड बी सी गिवन है तो ए बी पता लगा लेंगे, एंड ए बी एंड ए सी गिवन है तो बी सी पता लगा लेंगे। पता लगा सकते हैं? बोलो यस और नो। अगर वो एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो कैसे पता लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, ऑब्वियसली। ठीक है,
अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। मैंने कहा मैं तो साहब एक ही साइड दूंगा, दो नहीं दूंगा, मैं तो केवल ए बी ही दूंगा, और आपको कह दूं कि अब बी सी और ए सी पता लगाओ। तो अब थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो गया ना भाई। दो साइड देखकर एक बची हुई साइड पूछ रहे थे तो कोई मुश्किल टास्क नहीं था। यू कैन ऑलवेज अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दैट सिचुएशन। लेकिन अगर मैं कहूँ साहब मैं तो एक ही साइड दूंगा और दो पूछूंगा, बी सी और ए सी पूछूंगा, तो फिर आपके लिए चीजें अब मुश्किल हो गई थोड़ी सी। वहां पे तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा नहीं पाएंगे ना, दो चीजें मिसिंग होगी तो। बोलो। तो फिर वहां पे क्या लगेगा? वहां पे लगेगी ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन उसके लिए भी आपको एक चीज चाहिए। आपको इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री है, बचे हुए दो एक्यूट एंगल में से एक एंगल की वैल्यू चाहिए, किसी भी एक एंगल की वैल्यू। या तो एंगल ए की वैल्यू मिल जाए या एंगल सी की वैल्यू मिल जाए। बी तो फिक्स है 90 डिग्री है। ए और सी में से किसी एक एंगल की वैल्यू मिल जाए तो आप इन बचे हुए दो साइड्स का पता लगा सकते हैं, बीसी का भी और एसी का भी। यानी एक साइड और एक एंगल से इस राइट एंगल ट्राइंगल के सारे राज खुल सकते हैं। तीनों साइड्स पता चल सकती हैं, तीनों एंगल्स पता चल सकते हैं। किस किस से? एक साइड से और एक किसी भी एक एंगल से। ऑब्वियसली एक्यूट एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सर एंगल बी बता दिया, एंगल बी तो मुझे ही पता है। ए और सी में से कोई एक एंगल पता हो, और ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी में से कोई भी एक साइड पता हो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन find out any information about this right angle triangle, any angle, any side. क्लियर है? समझ आया थोड़ा थोड़ा? यस सर। समझ आ रहा है? ठीक है। अब पता कैसे यस लगाएंगे? सर। अब वो चीज हम पता कैसे लगाएंगे उसको हम एक्सरसाइज में देखेंगे। बिफोर दैट आप दो चीजें लिखी हैं इसमें। देखो यहाँ पे बार बार एक चीज यूज होगी जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन। बार बार दो चीज, दो मतलब है ना, यूं कहो एक्सप्रेशंस यूज होंगे जिसको हम कहेंगे। एक तो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरी चीज होगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में पहले एक बार हम जान लेते हैं, फिर हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। तो आप बस नोट्स के नाम पे यही दो चीजें लिख लीजिए, इससे ज्यादा कुछ यहाँ पे लिखाने लायक है नहीं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए सबसे पहले। सर इस चैप्टर में स्पेसिफिक एंगल ऑफ रेशियो भी काम आएंगे ना दादा? हाँ, ट्रिगोनोमेट्री तो अच्छी तरीके से काम आएगी, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी एक आध क्वेश्चन में काम आएगा। आप तो यूं मान के चलो कि ट्रिगोनोमेट्री का पूरा यहाँ पे अच्छी तरीके से यूज। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ए बी सी। ए बी सी। ठीक है। देखो हिंदी वर्ड समझो, दो वर्ड्स बोले ना मैंने, एलिवेशन और दूसरा क्या बोला? डिप्रेशन। डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब उठना, डिप्रेशन मतलब गिरना। हिंदी वर्ड समझे इसका? एलिवेशन मतलब उठना, डिप्रेशन मतलब डिप्रेस होना, गिरना। कहते हैं ना यार डिप्रेशन में आ गया, समझ रहे हो बात को? गिरना। एलिवेशन मतलब कहते हैं ना तेरे मकान का एलिवेशन बड़ा ऊंचा है, एलिवेशन यानी उठाव यानी ऊंचाई, है ना, उठना एक तरीके से। तो देखो अगर सोनाक्षी यहाँ पे खड़ी है और वो सोनाक्षी इस टॉप को देख रही है, तो उसकी आईज में और टॉप में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहा जाएगा? एंगल बोलना ऑफ जरा। एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। ठीक है। अब सपोज करो इसका उल्टा सोचो। अब सोनाक्षी टॉप पे पहुंच गई, कुतुब मीनार के टॉप पे पहुंच गई है सोनाक्षी, है ना, और वो नीचे किसी अपनी फ्रेंड को देख रही है। यहाँ पे कोई और फ्रेंड बैठा है, उसको वो देख रही है। तो अब सोनाक्षी से जो इसका जो एंगल, इसकी आंखों में और इसके पोजीशन में जो एंगल बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो एंगल पता है कहाँ बनेगा? बच्चों को लगता है कि वो एंगल यहाँ बनेगा, पर गलत। ये एंगल नहीं होता एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ये होता है कि हम इसके पैरेलल एक लाइन कंसीडर करें, इसके जहां पे वो सोनाक्षी टॉप पे खड़ी है उसके पैरेलल हम एक लाइन कंसीडर करें और उसके बीच में एंगल बनाए, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन।
देखो जब सोनाक्षी नीचे थी तब भी हमने एक सीधी लाइन कंसीडर करी, और सीधी लाइन कंसीडर करके हमने यू एंगल बनाया। अब सोनाक्षी टॉप पे, तो उसकी सीध में भी हम एक सीधी लाइन कंसीडर करेंगे, और फिर उसकी लाइन ऑफ साइट, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, जहां से उसकी नजर पास होके जा रही है उसको कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और उसकी पोजीशन से उसकी पोजीशन पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, इसके बीच के एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इज दैट क्लियर यहां तक? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब आप खुद सोचो, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बराबर होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? Yes, sir. क्योंकि सर होंगे। ये अगर जमीन है और ये आसमान पे सोनाक्षी बैठी है और उसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, तो ये ट्रांसवर्सल बन गई। तो ये वाले और ये वाला एंगल तो बराबर होंगे ना, बिकॉज दीज टू आर अल्टरनेट एंगल्स, एंड अल्टरनेट Yes, एंगल्स sir. आर इक्वल, या इंटीरियर Yes, sir. ऑपोजिट एंगल्स, जो भी आप कहते हो, जिस भी नाम से आप पुकारते हो। अब ज्योमेट्री शुरू होने वाली है, बस इस चैप्टर के बाद ज्योमेट्री ज्योमेट्री है, ये सारे टर्म्स वहां पे हम सीखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा बराबर होता है। अगर सोनाक्षी कहे कि मैं यहाँ से, अगर यहाँ पे मान लो कोई सोनाक्षी का फ्रेंड है और सोनाक्षी मान लो ऊपर है, तो अगर वो फ्रेंड कहेगी सोनाक्षी को कि मुझसे तेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो सोनाक्षी से उस फ्रेंड का एंगल ऑफ डिप्रेशन भी 45 डिग्री ही होगा। कहने का मतलब है कि सोनाक्षी को जितना ऊपर देखना पड़ेगा, उसके फ्रेंड को उतना ही नीचे देखना पड़ेगा, अगर उन दोनों को एक दूसरे को देखना है तो। समझ गए क्या? Yes, sir. भाई पोजीशन तो फिक्स्ड है ना, इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। सपोज करो ये वाला फ्रेंड सामने देखे तो सामने ऐसे देखेगा 180 डिग्री पे, और सोनाक्षी अगर सामने देखे तो सोनाक्षी कैसे सामने देखेगी? ऐसे 180 डिग्री पे। ये 180 डिग्री पे देख रहा है, देख रही है, और ये भी 180 डिग्री पे देख रही है। अब दोनों एक दूसरे को देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियस बात है ये जितना ऊपर देखेगा उतना ही इसको नीचे देखना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये दोनों एंगल्स होंगे इक्वल। फिर से कह रहा हूं, कभी भी इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मत मानना, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन डिप्रेशन समझने में पता नहीं क्यों दिक्कत आती है, गलती से इसको डिप्रेशन मान लेते हैं। नहीं, अगर इसको डिप्रेशन मान लो तो आप खुद सोचो, ये दोनों एंगल के इक्वल होने की गारंटी थोड़ी ना, ये तो अलग अलग भी हो सकते हैं ना, हो सकते नहीं हो सकते अलग अलग? जबकि Yes, मैंने sir. क्या कहा, एलिवेशन एंड डिप्रेशन सेम होंगे। तो सेम करने के लिए आप इस एंगल को कभी भी डिप्रेशन नहीं मानेंगे, डिप्रेशन वाला एंगल हमेशा ये रहेगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट अस सपोज ए बी इज ए टावर। ए बी को एक टावर मान लेते हैं, इज ए टावर स्टैंडिंग वर्टिकल ऑन द ग्राउंड, वर्टिकल ग्राउंड पे खड़ा है ये, स्टैंडिंग वर्टिकल ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मेकिंग राइट एंगल लिख लो चाहे से, मेकिंग अ राइट एंगल विथ द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ राइट एंगल बना रहे हैं। ग्राउंड क्या होगा? बीसी ग्राउंड हो जाएगा मेरा। मेकिंग अ राइट एंगल विद द ग्राउंड एट द पॉइंट बी। समझ आया? बी पॉइंट पर राइट एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ ये ए बी टावर। यस और नो? यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई? अब हम मान लेते हैं कि सी पॉइंट ग्राउंड पर ही है, उस बी के बेस से थोड़ा सा दूर है ना। ये सी पॉइंट जो है ये ग्राउंड पर ही है, क्योंकि बीसी ग्राउंड है, तो सी पॉइंट ग्राउंड पर ही है, उसके बेस, इसका ये टावर का बेस है, इससे थोड़ा सा वो दूर है। तो इस हिसाब से जो पॉइंट्स ए बी सी को मैं डिफाइन करूं, सो लेट पॉइंट ए बी द टॉप ऑफ द टावर। पॉइंट ए तो टॉप ऑफ द टावर हो गया, टॉप ऑफ द टावर। पॉइंट बी क्या हो गया बोलना जरा, पॉइंट बी क्या हो गया?
बोलो, बेस ऑफ द टावर, बेस बोल दो या बॉटम बोल दो, बॉटम ऑफ द टावर या बेस ऑफ द टावर। सर बेस तो सर बीसी होएगा ना। टावर का बेस, टावर उससे कहाँ टकरा रहा है, या बॉटम समझो उसको, है ना। मेरी बात सुनो, बीसी बेस तो इस ट्राइंगल का है, बीसी बेस तो क्या है, इस ट्राइंगल का है। आप इसको एक ट्राइंगल क्यों मान रहे हो बेटा, आप ये मानो कि ये जमीन है और ये जमीन पे ये टावर है। अब टावर का जो बेस है वो बी पॉइंट है और टॉप है जो ए पॉइंट है, ठीक है। अप्रोच को चेंज करो, इसको ट्राइंगल ओके मत मानो, सर। ठीक है। ये जो एसी जो लाइन है ये कोई ऐसे लाइन नहीं है, ये तो केवल नजर है। यहाँ पे कोई आदमी उस आदमी को देख रहा है तो उसकी नजर किस डायरेक्ट किस मतलब जगह से पास होके जा रही है, वो लाइन है ये, है ना। ऐसे मत मानो कि यहाँ पे एक्चुअली कोई लाइन है, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर में थोड़ा सा इमेजिनेशन का भी रोल है काफी। पॉइंट बी भी द बेस कह लो या बॉटम ऑफ द टावर कह लो, फाइन। तो यस आज सर। आज की क्लास में अपन केवल इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे और एक आध क्वेश्चन देख लेंगे, फिर अच्छे वाले क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो और बच्चे हैं जो पहाड़ के पीछे घूम रहे हैं उनका भी ज्यादा नुकसान ना हो। हालांकि नुकसान तो भयंकर हो रहा है उनका, क्योंकि ये टॉपिक समझ में नहीं आता है फिर बाद में, कितना भी कर लो। पॉइंट सी, पॉइंट सी बी ए पॉइंट, पॉइंट सी क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि ग्राउंड पर है, ऑन द ग्राउंड, और उसके बेस से, टावर के बेस से थोड़ा सा दूर है। भाई सी पॉइंट भी ग्राउंड पर ही है, बी पॉइंट भी ग्राउंड पर ही है, बी तो खुद टावर का बेस है, और सी पॉइंट उसके बेस से थोड़ी सी दूरी पर है। वो कितनी दूरी पर होगा वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया जाएगा ना। तो पॉइंट सी बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is which is at a specified distance, स्पेसिफाइड डिस्टेंस, एक डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देगा इतनी दूरी पर है वो, स्पेसिफाइड डिस्टेंस फ्रॉम द बेस या बॉटम ऑफ द ग्राउंड, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, और बेस ऑफ द टावर यानी कि दैट इज पॉइंट बी। तो तीनों पॉइंट समझ में आ गए। अब इसको ट्रायंगल मत मानो, ऐसे मानो ए पॉइंट तो क्या है, टावर का टॉप है, बी पॉइंट क्या है, टावर का बेस है या बॉटम है, सी पॉइंट ग्राउंड पर ही कहीं है। ऐसे मत मानो कि वो कोई हवा में है या नीचे जमीन में, वो ग्राउंड की सीध में ही है, इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। अभी मैं दोनों बोथ वेज नहीं सिखा रहा हूँ, एक ही साइड सिखा रहा हूँ, होने में वो उधर भी हो सकता है ना। और वो बेस से यानी बॉटम से स्पेसिफाइड दूरी पर है, कितनी दूरी पर है वो क्वेश्चन में पता चलेगा। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब अब कोई पॉइंट सी पे आदमी खड़ा है और एक टॉप पे खड़ा है, ठीक है। तो ए से लेके सी या सी से लेके ए जो उनकी नजर जाएगी उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। देखो आपकी बुक में भी गिवन है, द लाइन ए सी, ए से लेके सी, ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द, यहाँ पे कोई स्टूडेंट माना है उन्होंने, स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द मीनार, इसको मीनार कह दिया, ये टावर कह दिया, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और जिस एंगल से वो उसको देख रहा है, ठीक है, द एंगल बी ए सी, जिस एंगल से उसको देख रहा है जो कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से बनता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। चलो इस सारी बात को थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं हम, यहां तक लिख लिया हमने। नाउ व्हेन ए पर्सन एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी, ठीक है, looks looks at an another person at the point A, at the point A, on the top of the tower, on the top of the tower, जब कोई आदमी पॉइंट सी से
देखता है किसी दूसरे आदमी को जो पॉइंट ए पर बैठा है, टॉप ऑफ द टावर पे बैठा है, तो क्या होता है, कॉमा, तो क्या होता है, देन द लाइन, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं द लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ द लाइन ए सी लिखो, ए सी लिखा है ना हमने, उसको फिगर में भी ए सी लिखा है, द लाइन ए सी या सी ए, द लाइन ए सी और सी ए फॉर्म्ड बिटवीन the eyes of both the person, eyes of both the persons, ठीक है, is called the line of sight, नजर वाली लाइन, नजर वाली लाइन जहां से आपकी नजर पास होके जा रही है ना, कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखूं ताकि जब भी आप रिवाइज करो तो आपको एक ही बार में पढ़ते समझ में आ जाए। टेक्निकल टर्म्स में कम से कम यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहां तक लिख लिया, ठीक है, ये तो हो गई लाइन ऑफ साइट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, बस दो तीन ही टेक्निकल टर्म्स है यहाँ पे जिनका अर्थ समझ लो अच्छे से, एक्सरसाइज ओरली भी ऑल्सो हो सकती है और आपको वो स्पेसिफिक एंगल्स याद होनी चाहिए बस, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन को मैं क्या कहूंगा, द एंगल फॉर्म्ड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और जो ग्राउंड है। लाइन ऑफ साइट क्या है मेरी, देखो अगर आप सी से देखोगे, अगर आप इस पॉइंट से देख रहे हो, सी से देख रहे हो ए की तरफ, तो लाइन ऑफ साइट को क्या कहोगे, सी ए, बोलो सी ए कहोगे ना। और अगर ए से सी की तरफ देखोगे तो लाइन ऑफ साइट क्या कहलाएगी, ए सी। तो अभी मैं सी की बात कर रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन तो नीचे से ऊपर ही होगा, तो मैं सी ए की बात कर रहा हूँ। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट सी ए एंड द हॉरिजॉन्टल and the horizontal line ऑफ ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ग्राउंड, जो ग्राउंड की हॉरिजॉन्टल लाइन है कौन सी है, सी बी, सी से लेके बी, है ना। देखो सी से लेके ए तक तो है लाइन ऑफ साइट और सी से लेके बी तक है आपकी ग्राउंड वाली लाइन, इसके और इसके बीच का जो एंगल है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, सी बी, ठीक है, दैट इज, अब इस केस में जो हमने फिगर बनाया वो एंगल कौन सा कहलाएगा बताओ, एंगल कहां से, ए से लेके सी, सी से लेके बी, एंगल एसीबी कहलाएगा, एसीबी है ना, दैट इज एंगल एसीबी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टावर के टॉप का, कहां से, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड, पॉइंट सी जो ग्राउंड पर है वहां से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा एंगल ए सी बी, समझे, पॉइंट सी ऑन द, यहां तक क्लियर है। Yes, sir. जो लाइन ऑफ साइट है सी ए और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ग्राउंड है सी बी, इनके बीच का जो एंगल बना जिसको हम मार्क कर सकते हैं एंगल ए सी बी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको केवल इतना ही नहीं कहेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहां से कहां तक है वो भी डिफाइन करेंगे। ये है टॉप ऑफ द टावर, कहां से, पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड से, पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड से टॉप ऑफ द टावर जाने वाला और ग्राउंड के साथ एंगल बनाने वाला ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अब चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।
वैसे तो मैंने सिंपल भाषा में तो समझा चुका हूँ कि क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन भी, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा इसको लिख लें हम। एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन हवा में खींचनी पड़ेगी या माननी पड़ेगी, यूं कहूं, खींच दो। कैसे? ऐसे, पैरेलल टू ग्राउंड, ग्राउंड से पैरेलल है ना, खींच दी, डॉटेड खींचना। ठीक है बेटा, खींच दी। और वहां पे Yes. मान लो एक Yes, पॉइंट मार्क कर देते हैं अपन डी, वहां पे एक पॉइंट मार्क कर देते हैं डी। हो गया इतना काम। yes, sir. Yes, एंड sir. दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए लिखिए द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, अब ये भी लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल ही है, लेकिन ग्राउंड के साथ नहीं, ग्राउंड के साथ नहीं है, ग्राउंड के पैरेलल एक टॉप ऑफ द टावर से एक पैरेलल लाइन है, उसके और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, वही द लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ साइट एंड एन इमेजिनरी लाइन, क्योंकि वहां पे कोई लाइन तो है नहीं भाई, हवा में थोड़ा ना कोई लाइन है आपके पास, नहीं है ना, हवा में कोई लाइन नहीं है भाई। ग्राउंड पे तो चलो एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है हमारे पास, लेकिन हवा में जब अपन टॉप में खड़े हैं तो उसकी सीध में तो बस केवल नजर है, कोई ऐसा कोई लाइन थोड़ा ना बनी हुई है, तो हम उसको कहेंगे इमेजिनरी लाइन। एन इमेजिनरी लाइन, द एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड एन इमेजिनरी लाइन। लाइन ऑफ साइट कौन सी है वो भी लिखो, सॉरी, लाइन ऑफ साइट कौन सी रहेगी, अब ए से लेके सी तक रहेगी, ए सी, ठीक है, पहले सी से लेके ए तक थी, अब ए से लेके सी तक। एंड एन इमेजिनरी, एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बिल्कुल सीधी है, मतलब आड़ी है कह सकते हैं उसको, लेकिन है इमेजिनरी, वहां पे मौजूद नहीं है, हमने मान ली कि इमेजिनरी लाइन है, और ये पैरेलल है ग्राउंड से, है ना। एंड एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, उस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या रख दूंगा मैं, ए से लेके डी, ए डी, पैरेलल, पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, नीचे वाली लाइन कौन सी थी जिसके पैरेलल है वो, सीबी, पैरेलल टू द लाइन सीबी एट द ग्राउंड, सीबी एट द ग्राउंड। अब इन दोनों के बीच का एंगल जो है इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन कहां से कहां होगा, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन था टॉप ऑफ द टावर का, तो डिप्रेशन होगा ग्राउंड का, ऑफ द ग्राउंड, और कहां से होगा, टॉप ऑफ द टावर से होगा, उल्टा है जस्ट उसका, ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, नहीं ऑफ द ग्राउंड नहीं, ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा ना, पूरी ग्राउंड का थोड़ा ना होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑफ ए पॉइंट, कौन सा है पॉइंट वो ग्राउंड पे, सी, ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम कहां से, टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, और टॉप ऑफ द टावर का मतलब दैट इज पॉइंट ए, दैट्स इट। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, यहां तक हो गया। Yes, sir. Sir. तो लाइन ऑफ साइट समझ में आई। लाइन ऑफ साइट ए से लेके सी तक हो सकती है या सी से लेके, इस फिगर में आ जाओ वापस से। लाइन ऑफ साइट क्या होगी, सी से लेके ए तक हो सकती है या ए से लेके सी तक हो सकती है, डिपेंड करता है कि कहाँ देखने वाला कहाँ पे खड़ा है, सी पे खड़ा है या ए पे खड़ा है। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जब मैं जमीन से टॉप को देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा टॉप ऑफ द टावर का होगा, और कहां से होगा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किसी एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड का होगा, और होगा कहां से, टॉप ऑफ द टावर से होगा। क्लियर, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्राउंड और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन ऑफ साइट और इमेजिनरी लाइन जो कि इसके पैरेलल है, ग्राउंड के पैरेलल जो इमेजिनरी लाइन है उसके और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है। क्लियर, Yes, बोलिए sir. क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक लाइन और लिख दो कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम ही होंगे। हेयर इन दिस फिगर, हेयर सर इन नोट द, डाल के लिख लो। हाँ नोट डाल के लिख दो चाहे से। हेयर इन दिस फिगर, इन दिस ट्रायंगल एबीसी लिख लो चाहे से, या इन दिस फिगर लिख लो, इन दिस फिगर। ठीक है, जो इमेजिनरी लाइन बनाई थी वो क्या है, इमेजिनरी लाइन, कौन सी इमेजिनरी लाइन बताओ, एडी। एडी, एडी AD. is parallel to the line, parallel to the line CB on the ground। ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, है या नहीं है, एंड साथ में CA या AC या CA कुछ भी कह दो, AC और CA इज द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, सीखा होगा ना लास्ट ईयर में, दो पैरेलल लाइन के को एक साथ काटने वाली जो लाइन, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो AC और CA इन दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, सो सो एंगल, अच्छा वहां पे हमने एंगल तो लिखा ही नहीं बेटा, एक मिनट, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट AC एंड एन इमेजिनरी ओरिजिनल लाइन AD पैरेलल टू द लाइन CB एट द ग्राउंड। यहाँ पे लिखो ना बेटा कौन सा एंगल है, ग्राउंड, दैट इज ग्राउंड, जैसे अपन ने ऊपर लिखा था ना कौन सा एंगल बना उस फिगर के अकॉर्डिंग, बोलना जरा। तो DAC, DAC। DAC है ना, DAC, एंगल यस DAC, सर। एंगल, एंगल DAC is called the angle of difference। ठीक है, तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल DAC, या पहले एलिवेशन वाला लिख लो, एलिवेशन वाला कौन सा लिखा था हमने, बोलो। Angle AC. Angle ACB. ACB इक्वल्स टू, अब डिप्रेशन वाला कौन सा लिखा, एंगल DAC. DAC। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, so we can conclude that, so we can conclude that, conclude that angle of elevation is equal to the angle of depression। डन, Yes, sir. कर दूं उसको बंद, आ जाएं क्वेश्चंस पे। सर एक बार स्क्रॉल डाउन कर दो। स्क्रॉल डाउन और अप, डाउन, देखो
हो गया सर नोट इसके डाउन? लिए तो नहीं छोड़ना है नोट्स के पेज। क्या कह रहे हो? सर नोट्स के लिए पेज थोड़ी छोड़ना है इसमें। नोट्स के लिए ये नोट्स ही तो हैं, और क्या है, बस इतने से ही नोट्स हैं और सर कुछ नहीं है। इसके हाँ सर। नहीं नहीं, ना 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 ना, बस बस बस, कुछ मत छोड़ो, अब तो सीधे एक्सरसाइज है। और सारी ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाइनें छोड़ दो, ताकि है ना, मतलब जिस पेज पे वो खत्म हुआ है ना वो पेज छोड़ दो, और नेक्स्ट पेज से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। भाई अगर कोई इक्की दुक्की चीज कुछ स्पेशल एंगल क्वेश्चन को लेकर याद आ जाएगी या सामने आएगी, तो फिर उसके लिखने के लिए कुछ स्पेस बचा रहे, बस, है ना? ठीक है, ओके सर। ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? नीचे वाला आदमी ऊपर वाले आदमी को देखने के लिए अपनी आंखें कितनी ऊपर करेगा, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। सादा और सरल भाषा में बात कर रहा हूं। नीचे वाला आदमी ऊपर वाले आदमी को देखने के लिए अपनी आंखों को किस एंगल पे ऊपर करेगा, 60 डिग्री पे ऊपर करेगा या 30 पे करेगा, डिपेंड करेगा कि टावर का हाइट कितनी है। भाई टावर की हाइट अगर इतनी होती तो कम ऊपर करना पड़ता उसको, टावर की हाइट इतनी होती थोड़ा ज्यादा करना पड़ता, टावर की हाइट इतनी है बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। कई बार इतनी ऊंची होती है कि बिल्कुल सीधा देखना पड़ता है हमको, होता है ना ऐसा? यस सर। ठीक है, सर एरोप्लेन को देखते हैं सर। एरोप्लेन को देखते हैं तो हमको बिल्कुल एग्जैक्ट डिप्रेशन सर ऊपर वहाँ पे नहीं आती। आवाज। अब आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर बैठा हुआ आदमी नीचे बैठे हुए आदमी। कटने लग गई। सर अच्छा, अब क्लियर है अभी? यस सर। सर अभी तो क्लियर। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर बैठा हुआ आदमी नीचे ग्राउंड पे किसी आदमी को देख रहा है, तो उसको उसको देखने के लिए, उसको उसको देखने के लिए कितने डिग्री पे आंखें नीची करनी पड़ रही हैं, वो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको ऊंची करनी पड़ रही है, इसको नीची करनी पड़ रही है, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। फाइन, यस सर। चलो क्विकली मूव टू एक्सरसाइज नंबर 9.1। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके इसमें 9.3 फिगर में दिया हुआ है कि मान लो ये लड़की यहाँ खड़ी है और ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देखेगी तो किस एंगल पे देखेगी? तो हमको ऐसा लगता है कि इस एंगल पे देख रही है, हमको ऐसा लग रहा है इस एंगल पे देख रही है, गलत, इस एंगल पे नहीं देख रही है, इस एंगल पे देख रही है। भाई वो सीधा देखती तो ऐसे देखती, अब उसको आंखें नीचे करनी पड़ रही है, तो इतनी तो आंखें नीचे करनी पड़ रही हैं, बताओ। मान लो कि ये 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री होगा। मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है, कोई पूछे कि उसको लड़की को आंखें कितनी नीचे करनी पड़ी, तो 60 डिग्री थोड़ा नीचे करनी पड़ रही है, 30 डिग्री तो करनी पड़ रही है, बताओ। सर आपकी आवाज अटक रही है। मुझे ये बताओ कि 30 डिग्री वो वाला एंगल है, 60 डिग्री ये वाला एंगल है, तो सोच के बताओ कि लड़की को नीचे देखने के लिए कितनी आंखें नीचे करनी पड़ रही हैं, 30 डिग्री नीचे करनी पड़ रही हैं या 60 डिग्री नीचे करनी पड़ रही हैं? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि दिस इज नॉट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन समझना आसान है, डिप्रेशन थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करके सीखना पड़ेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सरसाइज नंबर 9.1 पे पहुंचो फटाफट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देखो भाई ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ पाओगे तो ही आप करेक्ट फिगर बना पाओगे। फिगर हर एक क्वेश्चन में बनेगा, हर एक क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल वाला फिगर बनेगा, और कई बार तो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ साथ कुछ और भी अटैच होके कुछ बड़ा फिगर भी बनता है कई बार, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल तो 100% बनेगा। ठीक है, इस सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस में काम करने वाला कोई आर्टिस्ट है, क्या कर रहा है वो, 9.11 फिगर को देखो, ये कह रहा है 9.11 फिगर को देखें। वो 20 मीटर लंबी रस्सी को क्लाइंब कर रहा है, ये एसी जो है वो एक रस्सी है, समझ आ रहा है, 20 मीटर लंबी है। यस सर। सर अब क्लाइंब करेगा तो ऑब्वियसली सी से ए पे जाएगा या ए से सी पे जाएगा? सी से सी। सी से ए पे।
और उस रस्सी को टाइटली स्ट्रेच कर दिया गया है और किसी वर्टिकल पोल, ये पोल है कोई खंबा है, उस खंबे के टॉप पर बांध दिया गया है और ग्राउंड से अटैच कर दिया गया है टू द ग्राउंड। रस्सी जो है वर्टिकल पोल के टॉप से लेकर ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पर बहुत ही टाइटली स्ट्रेच है। टाइटली स्ट्रेच मतलब बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है, क्योंकि अगर टाइटली स्ट्रेच नहीं होगी तो ये कर्व फॉर्म में आएगी, ऐसे ऐसे कर्व फॉर्म पे आएगी ना फिर तो, अगर टाइटली स्ट्रेच नहीं होगी तो। और अगर यस वो सर। कर्व फॉर्म पे आती है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा तो ट्रिगोनोमेट्री का खाक अप्लाई करेंगे। इसीलिए ये वहां पे कंपलसरी है कि वो टाइटली स्ट्रेच होगी, यानी कि एक सीधी लाइन बन जाएगी। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस ए बी पोल की हाइट पता करनी है। इफ, अगर, अब इंफॉर्मेशन सुनो, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये रोप जो है इस ग्राउंड लेवल के साथ में जो एंगल बनाती है वो क्या है, 30 डिग्री है। दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस और सर। रोप की लंबाई कितनी है साहब, 20 मीटर है। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कहा था, एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही साइड देगा, दो नहीं देगा। दो दे देगा तो फिर तो पाइथागोरस ही लग जाएगा। एक ही साइड देगा लेकिन एक एंगल भी देगा, और एंगल ए और सी में से ही देगा। बी तो खैर पता है ही, ए और सी में से एक एंगल देगा। इन दोनों की मदद से आप इस ट्राइंगल का कुछ भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। शुरू करें, जल्दी से ट्राइंगल बनाइए, यस सर। ट्राइंगल बनाइए फटाफट। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आज करेंगे, जल्दी से शुरू करिए। हम मार्क कर लेते हैं एबीसी, शायद बुक में भी एबीसी मार्क किया हुआ है। हाँ एबीसी है, ये 30 डिग्री है, ये 20 मीटर है। ये तो हो गई गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है ना। हेयर इट इज गिवन दैट, मतलब क्वेश्चन जबरदस्ती के लंबे होते हैं। आप अगर आंसर देना चाहो ना तो अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद यकीन मानिए बिना पेन उठा के भी आंसर दे सकते हो कि हाइट ऑफ द पोल क्या होगी। लेकिन कुछ स्टेप्स लिखने होंगे, कुछ इसको डिस्क्रिप्टिव बनाना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, इसलिए ये थोड़े लेंदी हो जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इसमें से 3 मार्कर या 4 मार्कर दोनों ही आ सकता है। हियर इट इज गिवन दैट, इवन 2 मार्कर भी आ सकता है ना। हियर इट इज गिवन दैट a vertical pole, a vertical pole AB makes angle, makes angle, makes a right angle, makes a right angle, angle with the ground, with the ground level, with the ground level at the point B, at the point B। ठीक है, तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज एंगल एबीसी ने हो गई 90 डिग्री। एंगल एबीसी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अगेन अब अगली इंफॉर्मेशन, अगेन a rope is tightly stretched, a rope is tightly stretched, stretched from the top of the tower, from the top of the tower, top of the tower to a point on the ground, to a point C on the ground, making an angle of, making an angle of, making an angle of 30 degree with the ground level, with the ground level।
ठीक है, दैट इज इस हिसाब से एंगल 30 डिग्री कौन सा हो गया फिगर के अकॉर्डिंग, दैट इज कौन सा एंगल हो गया बोलो, ACB। ACB। Also, Yes, sir. last given information is also length of the rope, रस्सी की लंबाई भी तो गिवन है, लेंथ ऑफ द रोप, रोप की लेंथ क्या होगी AC इक्वल्स टू 20 मीटर, ये भी गिवन है। यहाँ तक क्लियर है। और हमको क्या निकालनी है, एंड हमको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल, क्या पता लगाना है, हाइट ऑफ द पोल AB। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन सेट हो गया पूरा। Yes, Yes, sir. sir. अब ध्यान से सुनो, ये जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन लिखी ये आपको अपने आप लिखनी है बचे हुए क्वेश्चंस में, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो उसमें से ये जो मैंने जितनी भी रामायण लिखी ना, ये केवल आधे मार्क्स का वेटेज रखती है। कितने का, आधे मार्क्स का। यानी असली जो वेटेज है, जो कहानी है, जो हमको सॉल्व करना है, तो अब शुरू होगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप चाहो तो ये सारी इंफॉर्मेशन को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ ही नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर गिवन है उसमें से बना बना के हमको वो इंफॉर्मेशन लिखनी है कि लेंथ ऑफ द रोप 20 मीटर है, टाइटली स्ट्रेच की गई है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, पोल AB है, AB 90 डिग्री बना रहा है B पॉइंट पे, ये सारी चीजें समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, सर sir. इसको चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, सिर्फ मतलब हाँ, डिटेल में कोई ऊपर प्रॉब्लम का नहीं लिख है, दे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर लैंग्वेज, कैसी लैंग्वेज आप लिखना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन द रिमेनिंग टाइम, कितना टाइम बचा है आपके पास करने के लिए, डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन को कितना वेटेज है। मान लो 2 ही नंबर का क्वेश्चन है तो फिर नहीं है जरूरत इतनी रामायण लिखने की, सीधे हम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करें, ये तो Yes, ठीक है sir. वन इन्फॉर्मेशन। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे आप ट्राइंगल कंसीडर कीजिए, ये यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से। ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल ABC 90 डिग्री है, एंगल ACB 30 डिग्री है, और क्या गिवन है, AC 20 मीटर है, AC 20 मीटर है, और AB मुझे पता लगाना है। यही तो है भाई, सारी कहानी का सार तो यही है ना, बताओ Yes, sir. भाई। सर पूरे वर्ड प्रॉब्लम को हम अगर मैथमेटिकली प्रेजेंट करें तो मैथमेटिकली ये केवल इतनी सी बात में प्रेजेंट हो गई कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है साहब, एक एंगल 90 डिग्री होगा इसे ऑब्वियसली, एक दूसरा एंगल दे दिया, एक साइड दे दी है और एक दूसरी साइड पूछिए। दिस इज द होल थिंग विच वी नीड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, जो भी एंगल गिवन है उसको मान लेंगे थीटा, मतलब उसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मानते हुए ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड के बारे में सोचेंगे। जो भी एंगल गिवन है, तो ये एंगल गिवन है, तो इस एंगल के हिसाब से ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, AB, यस सर, और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, BC, BC सर, और हाइपोटेनस कौन सी होगी, AC, राइट। यस सर, Yes, sir. ठीक है, तो now considering angle E as theta, we have opposite side, adjacent side, and hypotenuse, तो C के सामने AB, हाइपोटेन्यूज फिक्स था AC, बचा हुआ BC। बिना फिगर को देख के भी बताया था ना मैंने, आप पता लगा सकते हैं। C के सामने AB, हाइपोटेन्यूज AC फिक्स था, बचा हुआ BC। AB क्या 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 गिवन है इसमें से बताओ, ऑपोजिट साइड तो गिवन नहीं है ना, ये तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये पता लगाना है हमको। और गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज गिवन है 20। अब आप ये देखो बच्चों, ये गिवन है, ये पता लगाना है, तो एक्चुअली सारा गेम हाइपोटेन्यूज एंड ऑपोजिट साइड का ही रह गया। बोलो, मुझे यहाँ पे यस सर, एडजेसेंट साइड को सोचने की जरूरत थी। ये क्वेश्चन चल रहा है इसलिए मैं एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आगे से मैं सर, लिखवाऊंगा आपकी ही आवाज नहीं। अच्छे से नहीं आ रही।
अभी क्लियर है? यस सर। नो सर। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा कि पहला ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसलिए मैं हर एक चीज लिखवा रहा हूं। आगे से हर एक क्वेश्चन नहीं, हर एक चीज नहीं लिखवाऊंगा, ये केवल आपको समझाने के लिए। एक्चुअली हमको एग्जाम में भी सारी चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। एडजेसेंट साइड का कोई रोल ही नहीं है वहां पे। हमको ऑपोजिट साइड पूछी है, ए बी पूछी है, और हाइपोटेन्यूस AC गिवन है, तो हमको केवल दिमाग लगाना है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस पे। आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था जिसमें ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व थे? साइन थीटा। साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा भी हो सकता है ना, साइन Yes. थीटा या कोस। तो अब अपन उल्टा, तो रेसिप्रोकल में तो क्यों चले, अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में चलते हैं साइन थीटा पे, है ना। तो मुझे बताइए नाउ, अगर मैं यहां से साइन C की वैल्यू निकालूं, फॉर्मूला वाइज होता है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, होता है। यस सर। क्या है ऑपोजिट साइड मेरी? AB, और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। अच्छा जी, C एंगल C भी तो गिवन है, कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री। AB यस सर। गिवन नहीं है, चाहिए मुझे AC भी तो गिवन है 20। बताओ कितनी सरल सी इक्वेशन बन गई। क्या इसमें से AB की वैल्यू नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। साइन 30 की वैल्यू सर पुटअप निकल करो, गया। सर निकलेगी। साइन 30 की वैल्यू पुटअप करो। 1/2 1/2 इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू AB इक्वल टू 20 इंटू 1, which gives me the value of AB equal to 20 into 120 होता है, divided by 2 यानी कि 10। therefore the height of the pole AB is 10 meter। आंसर। तो यहाँ अप्लाई होती है ट्रिग्नोमेट्री, और ऐसे हमारे काम आती है। हाँ सर कोसेक से निकालेंगे तो भी 10 ही आएगी ना? बिल्कुल आएगी, करके देख लो। लो कोसेक 30 अगर लिखता तो फिर उल्टा लिखता AC बाय AB, तो वैल्यू भी तो यहाँ पे उल्टी लिखता 2, यहाँ पे 1/2 थोड़ा ना लिखता। फिर भाई वहां 1/2 लिखी है तो यहाँ 2 लिखता, और यहाँ पे 20 अपॉन यस सर। AB लिखता। बात तो वही रहेगी, मतलब 2/1 लिखता है इसको। 2 इंटू AB इक्वल टू 20 इंटू 1, यही सिमेट्री बैठती वहां से भी। यस सर। समझ आया बच्चों सभी को? यस सर। इस पूरी कहानी में केवल और केवल यहां से लेकर यहां तक की कहानी इंपॉर्टेंट है। कहां से? ये जो भी क्वेश्चन एक्चुअली सोल्व हुआ ना, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 2.5 मार्क्स तो केवल इस चीज के हैं, और बची हुई जितनी भी चीजें हैं ऊपर से लेके नीचे सब हाफ मार्क कैरी करती हैं। चाहो तो लिख लेना, चाहो तो छोड़ देना। कई बार तो क्या है, बच्चे नहीं लिख के आते हैं और इसमें भी 3 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि चेक कौन कर रहा है, क्योंकि हर एक चेक करने वाले का सिस्टम अपना अपना है। वो प्रेजेंटेशन को आधा मार्क्स देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, उसकी मर्जी। कई बार तो वो सॉल्यूशन पे ही 3 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको पहली बार बता रहा हूं तो इसलिए मेरा काम है एक बार सारी चीजें लिखवाना। ठीक है, तो आगे से अपन अब क्या करने वाले हैं, ये स्टेप स्टेप सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बनाना है नहीं बनाना है। हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस यस सर। सर। यस सर। ओके, लेट अस मूव। अब ये मत कर देना कि सर हम तो केवल स्टेप्स लेके आएंगे और मुद्दे की बात नहीं करके आएंगे। उल्टा मत कर देना, स्टेप्स ऐसे मत लिखना, मुद्दे की बात जरूर करके आना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ट्री, एक पेड़ है साहब, ब्रेक्स, टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब कोई तूफान है, उससे वो पेड़ क्या है, टूट जाता है। और उसका जो ब्रोकन पार्ट है, जो टूटा हुआ हिस्सा है, बेंड हो जाता है। किस तरीके से बेंड होता है? मान लो ये पेड़ है और ये मान लो यहां से टूट गया, तो टूटा हुआ हिस्सा ये है, ऊपर से लेके यहां से लेके जो ऊपर ये टूटा हुआ हिस्सा है, तो ये बैंड होके जमीन की तरफ आएगा। तो ये बैंड होके जमीन की तरफ आएगा, तो जो इसका टॉप था वो अब जमीन के टकराएगा, मतलब ये बैंड होके ऐसे गिर जाएगा। तो कल तक जो उसका टॉप था, आज वो जमीन को छू रहा है। समझे?
सर सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो टूटने से पहले उसका टॉप था, टूटने से पहले जो उसका टॉप था वो अब ग्राउंड को टच कर रहा है और टच करके उसके साथ 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, मतलब दिस एंगल इज 30 डिग्री। समझ गए? यस सर। ठीक है। और अब टूटने के बाद जो पेड़ का टॉप है वो ये माना जाएगा, पहले तो ये था लेकिन वो तो अब ग्राउंड को टच कर रहा है, अब ये माना जाएगा। समझे? यस सर यस सर। समझे कि नहीं समझे बताओ? समझ गए? यस सर। सर ठीक है। यस सर डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, अभी एक इलस्ट्रेशन से और समझाता हूँ इस चीज को। अब ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट तो कल भी यही था, आज भी यही है भाई, फुट तो यही रहेगा ना, बेस तो यही रहेगा, चाहे से पेड़ टूट गया लेकिन बेस तो यही है। इस पॉइंट से और उस पॉइंट तक जहां पे उसका टॉप जो है ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी इस पॉइंट तक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट बताएं। अब वैसे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि हाइट ऑफ द ट्री कौन सी वाली बताऊं, टूटने से पहले वाली बताऊं या टूटने के बाद वाली बताऊं। समझ रहे हो लॉजिक है ना भाई? किसने का हाइट बताओ, यस तो एक हाइट तो पहले थी, वो पूरी थी, टूटने से पहले वाली थी, और एक हाइट अब इतनी सी रह गई, ये टूटने के बाद वाली रह गई। तो इसने क्लियर नहीं किया हमको, तो हम क्या करेंगे पता है? हम दोनों ही निकाल लेंगे, जो चाहे वो रख ले। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर एंड आफ्टर, मॉडिफाई कर लो आपकी बुक्स में, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री। ट्री के ब्रेक डाउन होने से पहले भी और बाद में भी हम हाइट निकालने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें। यस सर। यस सर। देखो बच्चों, चीज को पकड़ो, ये सर तो वो तो है, टूटने के बाद भी तो हाइट सेम ही रहेगी ना? टूटने के बाद तो यही रहेगी, लेकिन टूटने से पहले तो अलग होगी ना, कि नहीं होगी? सर क्यों अरे नहीं रहेगी सर? टूटने से पहले उसकी हाइट बड़ी नहीं होगी? देखो आप अभी भी शायद समझे नहीं, देखो मैं, सर एक हाइट निकाल दो, फिर उसकी हाइपोटेन्यूस और एक जो ये बची हुई साइड है उसको ऐड अपोजिट करके साइड को निकाल। प्लस कर दो। हाँ एक मिनट सुनो यस पहले। सर। देखो जिन लोगों को समझ नहीं आया अभी भी, वो अब समझ में आ जाएगा। देखो मान लो कि पहले जो पेड़ था वो पूरा था, यहां से लेके नहीं, यहां से लेके नहीं, हाँ इस एक बार इसको पॉइंट्स को मार्क कर लो, चलो ए बी सी, और ऊपर वाले पॉइंट को मार्क कर लो डी। मार्क कर लिए सबने? बोलो। सर ये फिगर बनाएगी। हाँ तो फिगर सब में बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज में जिसमें फिगर नहीं बनेगा। मार्क हो गया यहाँ तक? यस सर यस सर। अब जो जो मैं कह रहा हूँ बेटा ध्यान से सुनना, इधर उधर से ध्यान हटा के। मान लो कि पहले मेरा ट्री पूरा था बी से लेके डी तक, यहां से लेके यहां तक ये पूरा पेड़ था पहले, मान लिया? मान Yes, लिया sir. सबने? मान लो तूफान आया और यहां से वो कमजोर था तो यहां से वो टूट गया, जहां पे पॉइंट ए है वहां से वो टूट गया, टूट गया साम। तो ए से लेके डी तक वाला पोर्शन टूट गया, तो ए से लेके डी वाला पोर्शन या तो यहां गिरेगा या वहां गिरेगा, गिरेगा तो सही ना, कि नहीं गिरेगा बताओ? यस सर गिरेगा। तो अब आप देखो यहाँ पे इसकी मूवमेंट देखना, इस मूवमेंट में वो गिर रहा है, ये गिर रहा है। देखो मैंने डी पॉइंट को पकड़ा है और डी पॉइंट तूफान की वजह से आ रहा है, नीचे 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 आ रहा है, और ये जाके सी पॉइंट पे मिल गया, ग्राउंड पे जाके टूट गया वो पेड़। समझ यस आया सर सबको? तो अब बचा हुआ पेड़ तो ए से लेके बी तक ही है। हाँ जी बोलो। बचा हुआ यस पेड़ ए सर। से लेके, तो टूटने के बाद की हाइट तो ए बी होगी और टूटने से पहले की हाइट पूरी होगी बी से लेके डी। यस और नो?
बोलो। यस सर। Yes. चलो तो अब एक बार मैं वापस पेड़ को पहले वाली पोजीशन पे ले आता हूँ। यू लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। ओके, तो ये पेड़ वापस अपनी पोजीशन पे मान लो खड़ा हो गया, क्योंकि हमको सारी पोजीशन इमेजिन करके चलनी है हमको। अब इमेजिनेशन सबका अच्छे से चल रहा है ना? देखो, टूटने से पहले पेड़ है बीडी, टूटने के बाद पेड़ है ए बी, और पेड़ का जो ये टूटा हुआ हिस्सा है ए से लेके डी तक का, ये अब बन चुका है ए से लेके सी वाला हिस्सा। टूट के वो ये वाला जो टॉप था, वो टॉप आके यहाँ पे ग्राउंड पे टच कर रहा है, और जब वो ग्राउंड पे टच कर रहा है तब वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है साहब? कितने 30 डिग्री का एंगल डिग्री। बना रहा है? 30 डिग्री। ये भी गिवन है, तो मार्क कर लो यहाँ पे 30 डिग्री। ये एंगल भी 90 डिग्री है ही सही। और क्या इन्फॉर्मेशन है साहब? हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है कि जब वो ग्राउंड पे टच कर रहा है, हाँ, जब वो ग्राउंड पे टच कर रहा है तो उस पॉइंट और पेड़ का जो बेस है, पेड़ का जो मतलब जहाँ पे जड़ है पेड़ की, वहां से वहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 18 मीटर। कितनी है? फुट ऑफ द ट्री से लेके, और डिस्टेंस है 8 मीटर, सॉरी, तो ये 8 मीटर। यहां तक मार्क कर लिया सबने? Yes sir. यस सर। ठीक है। यस सर। अब मैंने कहा कि हाइट ऑफ द ट्री निकालो, तो मैंने क्या कहा? हाइट ऑफ द ट्री बेटा हम दो तरीके से निकालेंगे, एक तो टूटने के पहले और टूटने के बाद। तो टूटने के बाद वाली हाइट निकालना आसान है, क्योंकि टूटने के बाद वाली हाइट क्या है? ए बी है, ए बी तो है। तो अगर मुझे इस ट्राइंगल के अंदर ये बी सी गिवन है, एक साइड गिवन है, तो बची हुई कोई सी भी साइड निकाल सकता हूँ ना विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Yes sir. ठीक है, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन हो गया। देखो, अगर मैं यहाँ पे पता करूं हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर ब्रेकिंग डाउन, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन के बाद, तो वो हाइट होगी ए बी। वो हाइट क्या होगी? ए बी हो जाएगी। बोलो। ठीक है, यहीं लिख दो, दैट इज ए बी। Yes sir. दैट इज, वो क्या हो जाएगी मेरी? ए बी। ठीक है, तो ये ए बी पता करनी है। तो ए बी पता करने के लिए वही, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लॉजिक की बात कर रहा हूँ सिंपली। इन ट्राइंगल एबीसी, मुझे बताना जरा, इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी है साहब 90 डिग्री, और बीसी है क्या? 8 मीटर, और एंगल एसीबी भी गिवन है कितना? 30 डिग्री। और आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको ए बी पता करना है। सेम टू सेम पिछली तरह का क्वेश्चन सेट हो गया ये। ठीक है, तो एंगल सी को थीटा मानो, कंसीडरिंग एंगल सी एज थीटा, कंसीडरिंग एंगल सी एज थीटा, वी हैव, पता लगाओ क्या क्या चीजें हो जाएंगी? ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड द हाइपोटेन्यूज। क्या क्या होंगी देखते हैं। एंड हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट साइड तो सी के सामने वही, हमने ट्राइंगल करीब करीब वही लिया है, पिछला वाला ही, तो साइड्स भी वही बन रही हैं। ऑपोजिट साइड ए बी बन रही है, एडजेसेंट साइड वही बी सी बन रही है, हाइपोटेन्यूज पहले की तरह ए सी बन रहा है। राइट, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, Yes sir. अब क्या क्या निकालना है साहब? ए बी निकालना है एक, तो ए बी क्या, क्वेश्चन मार्क करो। और क्या गिवन है? बी सी गिवन है। बी सी कितना है? 8। तो काम किस किस का रहा? ऑपोजिट और एडजेसेंट का रहा। हाइपोटेन्यूज की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है सोचने की, हाइपोटेन्यूज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। किस किस का काम रहा? ऑपोजिट और एडजेसेंट। बोलो। यस सर। तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं जिसके अंदर ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड इन्वॉल्व रहती हैं? टेन और कोड। तो उल्टे पे ना चल के सीधे पे ही चलते हैं, 10 चलते हैं ना। तो मैं 10 सी निकालने वाला हूँ, एंगल सी को थीटा मानते हुए 10 रेशियो निकालने वाला हूँ, दैट इज 10 सी निकालने वाला हूँ। पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड क्या है यहाँ पे? ए बी है, और एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पे? बी सी है। तो एंगल सी कितना है? 30 डिग्री है, तो 10 30 हो गया ये। ए बी
तो पता लगाना है। BC ऑलरेडी पता है कितना है 8। tan 30 की वैल्यू सब जानते हैं। अच्छा एंगल हमेशा वही देगा ये जो स्पेसिफिक एंगल्स में से, यानी कि 0, 30, 45, 60, 90, क्योंकि उन्हीं की तो वैल्यू पता है। मान लो वो कह देता कि एंगल C 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो tan 15 कहाँ से निकालते, पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन हमारे लिए फिर अनसॉल्वेबल बन जाता। सॉल्वेबल क्वेश्चन कब होगा, जब यहाँ पे एंगल्स उन्हीं 5 एंगल्स में से होगा जो हमने सीखा है पिछले चैप्टर में। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, tan 30 की वैल्यू बोलो। 1/√3 1/√3 इक्वल टू AB/8, करिए क्रॉस मल्टीप्लायर, पता करिए AB की वैल्यू। तो AB इंटू √3 इक्वल टू 8 इंटू 1, 8 1 जा 8, तो AB की वैल्यू हो जाएगी 8/√3। क्या हो जाएगी, 8/√3। ठीक है, अब चाहो तो इसी फॉर्म में लिख लो तो भी ठीक है, नहीं तो रैशनलाइज कर दो। 8/√3 को क्या लिख सकते हो, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इरेशनल नंबर ऊपर चला जाएगा। 8√3 बाय, और डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। बस अब √3 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने मीटर है ना। तो हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर ब्रेकिंग डाउन आ चुकी है। हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर ब्रेकिंग डाउन, जो कि इस फिगर में है AB, कितनी आ चुकी है, 8√3/3 मीटर। एक बार पीछे आंसर देखना, ये है क्या? अगर ये आंसर क्लियर हमारा मैच हो गया तो इसका मतलब उसने ट्री की हाइट टूटने के बाद ही पूछी है। सर पीछे ना 8√3। ओनली 8√3, दैट मीन्स वो ओरिजिनल हाइट की बात कर रहा था, टूटने से पहले की। ठीक है, तो ये हमेशा कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना हमारे पास। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन कल को आ गया, तो आप कितना भी पढ़ के जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन जब आप पहली बार पढ़ोगे, एग्जाम में देखोगे इस क्वेश्चन को, तो आपको फिर वहां पे कंफ्यूजन होगा कि कौन सी हाइट की बात करूं। तो मैंने आपको क्या कहा, इस क्वेश्चन में अगर ये एग्जाम में आता है, आपको दोनों ही हाइट निकालनी है, आपको कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। उसको जो चाहिए वो हाइट रख लेगा, मार्क्स तो पूरे मिलेंगे। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई आफ्टर ब्रेकिंग डाउन। अब बिफोर ब्रेकिंग डाउन है ना, सेकेंड पार्ट मान लो इसका, हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग डाउन। और उस हाइट को आप क्या कहोगे इस फिगर के हिसाब से, बोलना जरा। दैट इज, कौन सी हाइट होगी वो, B से लेके पूरा D तक, या DB कह दो उसको, DB होगी ना, बताओ बोलो। यस सर। D से लेके B पूरी हाइट टूटने से पहले। अच्छा जी, अब आप सोचो A से लेके B तक की हाइट आप निकाल चुके हो, अभी जो है इस समय क्या है वो 8√3/3 है। ठीक है, मान ली बात। अब मुझे बताइए जरा, आपको टोटल हाइट चाहिए, तो आपको A से लेके D तक की हाइट चाहिए होगी, और फिर उसको इसमें जोड़ोगे, आप यही करोगे। यस सर। अब मुद्दा ये है, अब मुद्दा ये है कि साहब A से लेके D तक की हाइट कैसे पता करें, सोचो, सोच सर के मैं बताऊं, बताओ। सर मैं सर दो बताऊं, साइड ये वाला पाइथागोरस सर थ्योरम लगा देंगे। एसी गिवन, सर एसी की निकाल लेंगे, फिर हाइट और जो एसी है वो एडी के इक्वल होगा। ठीक है। देखो मेन लॉजिक ये है, निकालना निकालना बात की बात है, मेन लॉजिक ये है कि पेड़ जितना टूटेगा उतना ही तो गिरेगा, तो AD और AC तो बराबर Yes, sir. होने ही है। ये है सबसे मेन लॉजिक। अब तो निकालने में तो आप आगे तो लॉजिक से कुछ भी निकाल लोगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना सीख गए तो। लेकिन मुद्दा यह है कि आपने ये चीज को सोचा कि नहीं सोचा। अगर ये चीज ही नहीं सोच पाए तो फिर आप ओरिजिनल हाइट सोच ही नहीं पाओगे ना। भाई पेड़ जितना टूटा होगा, मान लो वो 10 मीटर टूटा है, तो 10 ही मीटर गिरेगा, या ऐसा है कि गिरते गिरते वो 3 मीटर रह जाएगा, उतना ही जितना टूटा है उतना ही तो नीचे गिरेगा ना। भाई पेड़ का ये हिस्सा कल तक ऐसे हवा में बिल्कुल शानदार खड़ा था, लहरा रहा था, आज की तारीख में पेड़ का ये हिस्सा नीचे पड़ा है, तो ये AD और AC तो बराबर होंगे, होंगे कि नहीं यस होंगे? सर। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे, नाउ इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, बस ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट जो लेंथ ऊपर की है, ऊपर की मतलब बोले तो D से लेके D, या D से लेके B, D से लेके A सॉरी, जो लेंथ DA
वही बराबर होगी किसके, ए से लेके सी, लेंथ ए सी भाई, डी से लेके ए जो खड़ी थी और ए से लेके सी अब जो नीचे गिरी हुई है, ये दोनों लेंथ बराबर होंगी। यानी कि आपको डीए निकालना है, आपको डीए निकालना है तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं आपको एसी निकालना है। यस सर। अब एसी कैसे निकालोगे, अब एसी कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब आपके पास सारे रास्ते हैं, अब आपके पास सारे रास्ते हैं। सुनो, आप चाहो तो दो पता चल गई आपको, दो लेंथ, ये 8 हो गई और ये 8√3/3 हो गई। तो अगर दो लेंथ पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आप एसी निकाल सकते हो। और अगर नहीं निकालना चाहो कि साहब नहीं यूज करनी पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा ये रही एडजेसेंट साइड, ये रही हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज cos थीटा लगा लो। और अगर ये भी नहीं लगाना तो ये रही हाइपोटेन्यूज और ये रही ऑपोजिट। ऑपोजिट पहले कल तक नहीं थी लेकिन आज हमारे पास वो भी है 8√3/3। ये ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, साइन थीटा भी लगा सकते हो। तो साइन थीटा लगा के भी आप पता कर सकते हो, कॉस थीटा लगा के भी आप पता कर सकते हो, और पाइथागोरस थ्योरम तो अंतिम रास्ता है ही क्योंकि दो साइड्स पता चल चुकी हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको कहूंगा कि ना यूज करो क्योंकि ये तो बचपन से करते ही आ रहे हैं। जब अपन ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सीख रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो चीज ओरिजिनली गिवन थी, ओरिजिनली क्या गिवन थी, 8 मीटर एडजेसेंट साइड, और अब आपको चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूज। तो आप एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज से जो रेशियो बनता है वो होता है cos थीटा। तो आप cos थीटा की मदद से एसी निकालें, ठीक है, समझे क्या? यस यस ठीक है। तो नाउ cos सी निकाल रहा हूं मैं सीधे। वो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है कि कंसीडरिंग एंगल सी एस थीटा, वो तो पहले मान चुके हो ना, एंगल सी को थीटा, थीटा थोड़ा ना बदल रहे हो आप, थीटा तो वही है। थीटा कल भी एंगल सी था, तो ऑपोजिट साइड भी कल वाली लोगे, एडजेसेंट साइड भी कल वाली लोगे, हाइपोटेन्यूज भी कल वाली लोगे। आप तो केवल पहले आपने क्या निकाला, टेन सी निकाला, अब आप cos सी निकालो। cos सी का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सी है, ऊपर लिखा भी हुआ है आपने फर्स्ट पार्ट में, देखो एडजेसेंट साइड है बीसी, है ना, और हाइपोटेन्यूज है एसी। तो बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी, ठीक है। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गई, बीसी तो गिवन है 8, एसी हमको निकालनी। cos 30 की वैल्यू पुटअप करना जरा, cos 30 1/2 या √3/2, √3/2। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम लग गया तो हो गया फिर तो कल्याण। cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है क्या? हाँ जी, यस सर, यस सर। एक मिनट होल्ड करना बच्चों। ओके, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके चलो, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इंटू √3 इक्वल टू 2 इंटू 8, इट गिव्स मी इट गिव्स मी 16। तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी 16/√3। अगेन इसको भी हम रेशनलाइज कर देते हैं, तो इट गिव्स मी 16/√3 इंटू √3/√3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट गिव्स मी 16√3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 3 मीटर। तो यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है जितना टूटा है वो ये है, और बचा हुआ हिस्सा जो वो भी आ गया। तो अब टोटल हाइट निकालने के लिए बचा हुआ हिस्सा और टूटा हुआ हिस्सा को जोड़ लेंगे। नाउ ओरिजिनल हाइट या हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग डाउन, जो हमने लैंग्वेज वहां यूज करी वही लिख लो, हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, जिसको हमने क्या माना था, हाइट डीबी, डी से लेके बी, है ना। वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी डी से लेके पहले ए आओ और ए से लेके फिर बी जाओ, और डी से लेके ए जो हाइट है वो ए सी के बराबर है। तो अल्टीमेटली आंसर ए सी प्लस ए बी हो गया, राइट। ए सी भी निकाल लिया हमने, क्या निकाला है, 16√3/3 प्लस ए बी क्या निकाला था ऊपर, 8√3, 8√3/3 था क्या, ठीक है। 3 एलसीएम ले लो, इट गिव्स में 16√3
प्लस 8√3, 16 और 8 मिलके हो गए 24√3 बाय 3, और बाहर वाले से कट जाएगा, तो आंसर इज 8√3। यही आंसर आ रहा है पीछे, यस सर। मीटर। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एंड फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप दोनों हाइट निकालेंगे। पहले तो आप टूटने के बाद की हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि वो उल्टा आसान है निकालना, और टूटने से पहले की हाइट के लिए फिर थोड़ी सी और मशक्कत करनी पड़ेगी। आपको टूटा हुआ हिस्सा की हाइट पता करनी पड़ेगी, और टूटने के बाद वाली जो हाइट है उसमें उसको ऐड करके टूटने से पहले की हाइट पता करनी पड़ेगी। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो सब कुछ नोट डाउन हो गया? कर दूं डिलीट? यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क करना है, अगला वाला पढ़ लो फटाफट। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. एक पार्क में खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया कि 2 स्लाइड बनाएगा। स्लाइड समझते हो ना, आपने खूब स्लाइड को यूज किया होगा, रिपस पट्टी जिसको आप बोलते हो। हाँ ठीक है, तो 5 साल से जो बिलो एज के बच्चे हैं, उनने कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि उसकी हाइट हम 1.5 मीटर रखेंगे, और आगे पढ़ते हैं, जो 5 साल से बड़े बच्चे उनकी हाइट बढ़ा दी होगी, है ना, और वो एंगल 30 डिग्री पे इंक्लाइन होगी जो छोटे बच्चों की है। और जो एल्डर चिल्ड्रन है उसके लिए उन्होंने स्टीप स्लाइड करी, यानी थोड़ी ऊंची करी है, 3 मीटर की करी है डबल, और एंगल भी बढ़ा दिया। अब ऑब्वियसली हाइट बढ़ाओगे तो एंगल भी बढ़ाना पड़ेगा, 60 डिग्री का एंगल हो गया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? तो दोनों स्लाइड की हमको लेंथ चाहिए। देखो, हम अगर एक इसका मॉडल तैयार, 2 फिगर बनेंगे, एक तो बिलो 5 ईयर, मतलब इसमें भी 2 पार्ट ही होंगे, बिलो 5 ईयर और अबव 5 ईयर या एल्डर चिल्ड्रन मान लो। तो इसमें तो क्या होगा, जो हाइट है इसकी, मतलब किस हाइट पे वो बन रही है स्लाइड, 1.5 मीटर पे, और एंगल क्या बना रही है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये स्लाइड जो है ये 30 डिग्री का एंगल पे इंक्लाइन की गई है, तो ये 30 डिग्री हो गया, और आपको लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है, मतलब ये चीज निकालनी है, निकल जाएगी, है ना, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, निकल जाएगी आसानी से। और इधर भी वो का वही काम है, बस अब की बार ये टोटल हाइट 3 मीटर है, और एंगल बढ़ा दिया 60 डिग्री का कर दिया, और इसमें भी लेंथ ऑफ स्लाइड यानी वही हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है। तो ए पार्ट और बी पार्ट करके कर लेना, बिलो 5 ईयर का अलग फिगर बनाना, अलग सारी चीजें हैं, बी पार्ट का अलग फिगर बनाना, उसमें सारी अलग चीजें। ठीक है, क्लियर है? हो यस जाएगा? सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क मार्क करो, चलो फिर बाकी के क्वेश्चन अपन कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। बाय सर। बाय सर।